Hello everyone, most welcome to the YouTube platform of Sleepy Classes IAS। आज की प्रीमिक्स सीरीज में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 5 MCQs को देखेंगे जो आपकी NCERT से पिक किए गए हैं। आई एम सोनप्रिया एंड आई टेक योर हिस्ट्री सेशंस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्लीपी क्लासेस IAS। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपका जो भी स्कोर रहेगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कुछ डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, बट डू लेट अस नो द स्कोर। एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए सो दैट मोर पीपल कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड हम यहाँ पर अपनी जो स्लीपी क्लासेस की यूट्यूब फैमिली है उसे ग्रो कर पाए। स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। Orientalists like Sir William Jones advocated for the promotion of Indian classical languages and literature. The Charter Act of 1813 allowed missionaries to propagate Christianity and promote education in India. The Woods Dispatch of 1854 emphasized the importance of spreading Western knowledge and science in India. H.T. Colebrook was a prominent Anglicist who supported the introduction of Western science and education in India. How many of the statements is or are correct in the given context? Only one, only two, only three, all of the above. आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं और उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। यहां पे जो की पॉइंट्स है वो आपको ये देखना होगा कि ब्रिटिशर्स का कहना था कि इंडिया में उनका केवल पॉलिटिकल यानी टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है रेवेन्यू कलेक्शन का, बट अलॉन्ग विद दैट उनका एक कल्चरल मिशन है। दे वांट इंडियंस टू बी सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, educated, which will make them good subjects. You know, white man's burden. यहां पे आप क्या देखेंगे, 1813 का चार्टर आता है। 1813 के चार्टर में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की मास एजुकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे रिकॉग्नाइज किया गया और कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअली यानी सालाना 1 लाख रुपीस खर्च करना है एजुकेशन पे। बट ऑन द क्वेश्चंस ऑफ ये प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, किस टाइप के एजुकेशन पे खर्च किए जाए, किस टाइप का एजुकेशन होगा, ट्रेडिशनल लर्निंग जहाँ पे रिलीजन, फिलोसफी, ग्रामर, लिटरेचर पे फोकस किया जाता था, या मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस और इंग्लिश लैंग्वेजेस, इस पे ये कंप्लीटली साइलेंट था। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इट लेड टू एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। यहां पे जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका मानना था कि जो आपके ईस्टर्न लर्निंग सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं बट इंफीरियर नहीं है। तो इनका कहना था कि जिस तरीके से रिलीजन, फिलोसॉफी, ग्रामर एंड आपके अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते आए हैं ट्रेडिशनली, आप उन्हें कंटिन्यू रखें और वर्नाक्यूलर या स्थानीय भाषा के अंदर ही। वहीं पे अगर हम एंग्लिसिस्ट की बात करें तो इनका कहना था कि ये जो लिमिटेड अमाउंट है ये हमें इस टाइप के एजुकेशन पे स्पेंड करने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। सो दे वर मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और इनका कहना था कि अगर हम मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज तो यहाँ पे हमें काफी सारे बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि इससे हमें एक रेगुलर चीप सप्लाई ऑफ सबऑर्डिनेट्स मिलता रहेगा, यानी ये हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी बेनिफिशियल है। सिमिलरली यहाँ पे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, और वो कैसे, क्योंकि जब हम इन्हें मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बताएंगे और ये हमारे बारे में जानेंगे, दे विल डेवलप अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स and gradually they will develop taste for the western culture, और इससे एक मार्केट क्रिएट होगा जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। इनफैक्ट आप देखोगे कि एंग्लिसिस्ट लाइक मैकॉले दे यूज्ड टू से कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज will make the Indians
moral. They are very corrupt and this type of education and our culture will make them moral. So मैकॉले हैं, जेम्स मील हैं, आप देखेंगे ये एंग्लिसिस्ट ग्रुप के अंदर आते हैं. वहीं पे जो ओरिएंटलिस्ट हैं उसके अंदर सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स एंड H.T. कोलब्रुक जो है ये लोग आते हैं. तो अगर इसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन पे जाएं तो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आपका फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि H.T. कोलब्रुक जो है वो एंग्लिसिस्ट नहीं ओरिएंटलिस्ट हैं. इसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की मास एजुकेशन की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे रिकॉग्नाइज किया और एनुअली 1 लाख रुपीस खर्च करने के लिए कहा, बल्कि साथ ही साथ में यहाँ पे जो रिलीजियस न्यूट्रलिटी अभी तक एजुकेशन सिस्टम में या इन जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉलो की थी उसे पीछे छोड़ दिया गया और कहा गया कि जो मिशनरीज हैं वो स्कूल्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे सेक्युलर एजुकेशन के साथ साथ में क्रिश्चियनिटी के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा, विच विल हेल्प अस इन कन्वर्टिंग दम टू क्रिश्चियनिटी. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है. The Woods Dispatch of 1854 emphasized the importance of spreading Western knowledge and science in India. ये क्या है? हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 1813 के चार्टर में ये जो प्रोविजन था इसके बाद में एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है. और आप यहाँ पे देखेंगे 1835 में मैकॉलेस मिनट आती है एंड इट फेवर्ड द एंग्लिसिस्ट, यानी कि जो भी लिमिटेड अमाउंट 1 लाख का खर्च करना है साल के अंदर वो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा और साथ ही साथ में ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा. एंड ऑल्सो डाउन फिल्ट्रेशन थियोरी यहाँ पे आती है. डाउन फिल्ट्रेशन थियोरी क्या है कि ये जो गिना चुना पैसा है ये हम यूज करेंगे हायर एजुकेशन के लिए. सेकेंडरी है या प्राइमरी एजुकेशन है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट है चीप क्लर्क्स की जिनको इंग्लिश आती हो, जो ब्रिटिश एंड यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से वाकिफ हो. तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने कहा कि हम केवल मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टू दोज पीपल हु आर एलिजिबल फॉर हायर एजुकेशन इनको प्रोवाइड करेंगे और इनकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी कुछ ये सीखें ये फिल्टर होके नीचे तक पहुंचे, नीचे इस नॉलेज को ट्रांसमिट करेंगे. बट इट फेल्ड, मास एजुकेशन वॉज नेग्लेक्टेड. तो हम यहाँ पर देखते हैं 1854 में चार्ल्स वुड जो हैं उनका वुड्स डिस्पैच आता है और इसके अंदर बात की जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो डाउन फिल्ट्रेशन थियरी फॉलो कर रही है, दिस इज रॉन्ग. द कंपनी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मास एजुकेशन. सेकेंडली वुड्स डिस्पैच में भी ये कहा गया कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो है कि हम वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंसेस को प्रमोट करें इंग्लिश के अंदर. और यहाँ पे ये भी कहा गया कि इंग्लिश जो है वो आपके हायर एजुकेशन में होगी. प्राइमरी लेवल पे वर्नाक्युलर लैंग्वेज, सेकेंडरी लेवल पे आप देखोगे एंग्लो वर्नाक्युलर, यानी इंग्लिश के साथ साथ में वर्नाक्युलर लैंग्वेज या स्थानीय भाषा होगी. तो ये सारी बात जो है ये वुड्स डिस्पैच में की गई थी जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है. इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है. सो आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट. इसीलिए हमारा आंसर हुआ ओनली 3 स्टेटमेंट्स. यहाँ पे पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्लीपी क्लासेस IAS का, वहां पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा. Second question, an important aspect of the Cripps mission of 1942 was that all Indian states should join the Indian Union as a condition to consider any degree of autonomy for India. All Indian states should join the Indian Union. This will be the condition for any degree of autonomy for India. Second, the creation of an Indian Union with dominion status very soon after the end of Second World War. Indian Union with a dominion status after the Second World War. The active participation and cooperation of the Indian people, communities and political parties in the British war efforts as a condition for granting independence
with full sovereign status to the India after the war. The framing of a constitution for the entire Indian Union with no separate constitution for any province and a union constitution to be accepted by all the provinces. आप वीडियो को पॉज करके अगेन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर भी सामने साथ में लिख दीजिएगा. बैकग्राउंड, हम यहां पे क्या देखते हैं, 1939 में सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड ब्रिटेन इंडिया को भी इस वॉर का पार्ट डिक्लेयर कर देता है विदाउट आस्किंग द इंडियन लीडर्स, क्योंकि हम तो उनके सब्जेक्ट्स हैं, वी आर ए कॉलोनी. बट आप यहां पे देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको ये मंजूर नहीं था. तो यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दो कंडीशंस रखी कि एक, ब्रिटिश अपने वॉर के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें रिवील करें और साथ ही साथ में अभी इमीडिएटली सब्सटेंशियल पावर ट्रांसफर करें, इमीडिएटली, एंड आफ्टर द वॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. पोस्ट वॉर है ना, पोस्ट वॉर, ये कंडीशंस थी. बट आप यहां पे देखेंगे कि उस टाइम पर लिनलिथगो जो है ही रिफ्यूज टू लिसन टू द इंडियन लीडर्स. सो हम क्या देखते हैं यहां पे, हम यहां पे देखते हैं अक्टूबर 1939 के अंदर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंसेस resigned. In provinces resigned. ओके. इसके बाद क्या, आप इसके बाद देखेंगे कि जब फ्रांस जो है इट वॉज अटैक्ड, तब जाकर के आप यहां पे देखेंगे कि थोड़ी सी अक्ल आई ब्रिटिश को. एंड यहां पे हम देखते हैं ऑगस्ट ऑफर और द लिनलिथगो ऑफर ऑफ 1940. बट यहां पर भी डोमिनियन स्टेटस की ही बात की जा रही थी. इवन आफ्टर द वॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं थी. सेकेंडली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हो रही थी वहां पे भी आप देखोगे मेनली इंडियंस कहा गया था, नॉट ऑल इंडियंस. एंड कोई कंप्लीट ब्लूप्रिंट नहीं थी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा आफ्टर द वॉर. सो ऑब्वियसली द इंडियन लीडर्स वर डिसअपॉइंटेड. एंड यहां पे आप देखोगे गांधी जी जो हैं उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को शुरू किया ताकि ब्रिटिशर्स को ये बता पाए कि हम आपके वॉर एफर्ट्स में आपको सपोर्ट नहीं करते. अगर हम शांति से बैठे हैं, डू नॉट टेक इट एज आवर वीकनेस. अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या देखते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन फेस्ड सीरियस रिवर्सेस. जापान जो है वो बर्मा को कंट्रोल कर लेता है और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे खड़ा था. अब कंडीशन ये हो गई थी कि कल को अगर जापान इंडिया पे अटैक करता है तो ब्रिटेन विल नीड द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन लीडर्स एंड मासेस. सो यहाँ पे जो एलाइड फोर्सेस हैं, यूएसए, चाइना है, ये भी प्रेशराइज कर रहे थे यूके को कि आप इंडियंस के साथ में नेगोशिएट करो, क्योंकि इंडियन लीडर्स ने कहा है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप सब्सटेंशियल पावर अभी ट्रांसफर कर दें एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दें विद अ सॉवरेन स्टेट पोस्ट वॉर. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद में क्रिप्स मिशन जो है अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, हु वाज अ लेबर पार्टी लीडर हु सपोर्टेड इंडियाज इंडिपेंडेंस इन पर्सन, उनको भेजा गया. क्रिप्स मिशन ऑफ 1942. क्रिप्स मिशन जो है इसमें भी ब्रिटिशर्स ने केवल डोमिनियन स्टेटस की बात करी. दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिस्पेक्ट में कहा गया कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करने में मदद करेंगे जो सारे इंडियंस से बनी होगी, नॉट मेनली इंडियंस. ओनली इंडियंस विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेगी. बट कहा गया कि इंडिया
फिर भी ब्रिटिश डोमिनियन रहेगा, नॉट अ सॉवरेन स्टेट। ऑब्वियसली ये कंडीशन इंडियंस को एक्सेप्टेबल नहीं थी और इसीलिए हम देखते हैं गांधी जी अगस्त 1942 के अंदर अगस्त क्रांति या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसे लॉन्च करते हैं। इस डिस्कशन के रिस्पेक्ट में अगर हम अपने क्वेश्चन पे फिर से जाएं, आप देखेंगे कि द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वेरी सून आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस विद फुल सॉवरेन स्टेटस लिखा है, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस या सॉवरेनिटी ऑफ इंडियंस की कोई बात नहीं हुई थी। सेकंड में अगर हम देखें यहाँ पर तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें दैट ऑल इंडियन स्टेट्स शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन एज अ कंडीशन टू कंसिडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर इंडिया, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट क्रिप्स मिशन में तो यहां तक कहा गया कि अगर कोई प्रोविंस इस पर्टिकुलर यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहती है तो वो एक सेपरेट यूनियन और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे फ्रेम कर सकती है। तो आप देखेंगे दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग एंड सिमिलरली इसी लॉजिक से आपका स्टेटमेंट फोर्थ भी गलत है, तो आपका आंसर हुआ बी। बाकी क्रिप्स मिशन के बारे में यहां पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें तो इट रीड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खोडा अपराइजिंग ऑफ 1817। The Khoda uprising is also known as Paika rebellion. It took place in the region of Odisha. The revolt was led by Bakshi Jagbandhu, who mobilized the Paika warriors against the British. The British East India Company abolished the traditional Paika land revenue system, leading to widespread discontent and the rebellion. The Khoda uprising was successful in overthrowing the British control in Odisha. How many of the statements is or are correct in the given context? Only one, only two, only three, all of the above. Again, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट खोडा अपराइजिंग। तो आप यहाँ पे देखेंगे लेट 16th सेंचुरी में उड़ीसा के अंदर खोडा किंगडम जो है उसकी फाउंडेशन को रखा गया। And by this logic, our first statement is correct because the particular uprising that we are talking about, Khoda uprising or the Paika rebellion, it took place in the kingdom of Khoda in 1817. तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पे हम बातचीत करते हैं थोड़ी सी। आप देखेंगे कि खोडा उड़ीसा के अंदर एक स्मॉल किंगडम है, लेट 16th सेंचुरी में इसकी फाउंडेशन को रखा गया था। अब यहाँ पे रिपीटेड मराठा रेड्स जो हैं वो हुआ करती थी और वहां के जो महाराजा हैं उन्हें अपनी कुछ टेरिटरी एज वेल एज सुपरिंटेंडेंस ऑफ जगन्नाथ टेम्पल मराठास को देना पड़ा। सो लॉस ऑफ टेरिटरी एंड द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल was to be ceded to the मराठास forcibly. अब महाराजा के जो बेटे हैं जब वो राजा बने, he could not accept this fact. और इसी बीच में आप देखते हो 1803-1805 के अंदर आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाता है। और जब एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है तो आप देखोगे उड़ीसा का जो राजा है वो ब्रिटिशर्स के साथ में हाथ मिला लेता है अगेंस्ट दी मराठास। ब्रिटिश प्रॉमिस करते हैं कि मराठास से लॉस्ट टेरिटरीज लेकर के और जगन्नाथ टेम्पल का कंट्रोल लेकर के वो उड़ीसा के खोडा किंगडम के राजा को दे देंगे जो उनका ही था। बट वंस द वॉर एंडेड एंड इन 1803 when the territories which were earlier under the control of the Marathas became a part of the British refused to abide by the promise that they had made to the ruler of Khoda. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वहां पे जो उड़ीसा के महाराजा हैं उन्होंने फोर्सिबली इन एरियाज पे अपने राइट को एसर्ट करने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश फोर्सेस ने उड़ीसा के राजा को डिसलॉज कर दिया और उड़ीसा का जो खोडा किंगडम है अब ये ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया, ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बन गया। अब फर्दर क्या हुआ यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ
ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लॉयटेटिव एंड ऑपरेसिव पॉलिसीज हैं उनको यहां पे इंप्लीमेंट किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखोगे एक्सेसिव, है ना, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू की डिमांड एंड इट वाज कलेक्टेड इन द मोस्ट ऑपरेसिव मैनर। साथ ही साथ में आप यहां पे देखोगे, यहां पे पाइका करके कम्युनिटी होती थी और पाइकास जो हैं ये पेजेंट मिलिशिया थे, यानी कि आप देखेंगे कि जब वॉर होता था तो ये जो गजपति रूलर्स हैं उनको हेल्प करते थे वॉर में, एंड जब पीसफुल कंडीशंस रहती थी तो ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। तो दे वर पेजेंट मिलिशियास ऑफ द अर्स्टवाइल गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। और ये स्टेट को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में स्टेट इनको लैंड या जागीर जो है वो फ्री ऑफ रेंट दिया करता था। बट जब यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम लागू हुआ तो आप यहाँ पे देखोगे नॉट ओनली द पाइकास वर डिसबैंडेड, दे लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट विद द ब्रिटिश, बट अलॉन्ग विद दैट इनका जो लैंड है उसको भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया। एंड आप यहाँ पे देखोगे द पाइकास वर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पोवर्टी। अब यहाँ पे इफ दिस वाज नॉट इनफ, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने कई सारे और भी स्टेप्स लिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देखोगे दे इंट्रोड्यूस्ड सिक्का और रुपी, और कहा गया कि जो आपको रेवेन्यू पे करना है वो आपको नई करेंसी में पे करना होगा। साथ ही साथ में हम यहाँ पे देख रहे थे कि बाकी जो फूड स्टफ है, सॉल्ट है, इनके अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन, एंड इसी के साथ साथ में देखो एक तो रेवेन्यू की डिमांड बहुत एक्सेसिव है, रीजनेबल नहीं है, ऑपरेसिव मैनर में इसको कलेक्ट किया जाता है, अगर आप टाइम पे नहीं पे करते यू विल लूज द कंट्रोल ऑफ योर लैंड। ऑल्सो साथ ही साथ में जो आपके पाइकाज हैं इनका जो लैंड है उसे कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, जो इनकी जागीर हुआ करती थी वो, और अब यहाँ पे इस लैंड को ऑक्शन कर दिया गया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ में पुलिस और जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफी करप्ट था, इनसेंसिटिव था। तो काफी सारे ग्रीवांसेस हैं, और आप देखोगे कि इसी कंडीशन के अंदर बक्सी जगबंधु जो कि खुडा के महाराजा के मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, जिनको बख्शी जगबंधु विद्याधर के नाम से जाना जाता है, उनकी लीडरशिप में 1817 के अंदर पाइकास रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो पाइका uprising was an armed uprising against the British exploitative oppressive system. It was led by Paikas, the peasant militia community of Odisha under the Gajapati rulers, and the leader was Bakshi Jagbandhu. तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें कि भाई इसका रिजल्ट क्या रहा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि दिस अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड and the Britishers arrested Bakshi Jagbandhu in 1825 and he died in police custody later on. थोड़ा बहुत आगे चल के सुलह किया गया, जैसे कि यहाँ पे जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको रिमूव किया गया, सिस्टम को सुधारने की कोशिश की गई, पहले जिन लोगों का लैंड कॉन्फिस्केट किया था उनको वापस देने की कोशिश की गई, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल जो है उसको ओवरथ्रो करने में ये अपराइजिंग सक्सेसफुल नहीं थी। तो आप यहाँ पे देखोगे फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है तो आंसर हुआ ओनली 3 स्टेटमेंट्स। आप इन डिटेल ये पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं और आपको सारे रेलिवेंट पॉइंट्स हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। बाकी यार यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे काफ़ी सारे रेलिवेंट बैचेस हैं जहाँ पे हम काफ़ी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। आप एक बार जाके साइट पे इसको चेक कर सकते हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है उससे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सिम्बायोसिस लाइव फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स मेंस की जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग एसए, मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सब इंक्लूडेड है। ये केवल आपको 36,000 रुपीज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या वेबसाइट पे जाके भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं आप इस नंबर पे, या हमें sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके भी अपनी क्वेरी या कंसर्न जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा 50 डेज डेली लाइव मेंस आंसर राइटिंग सेशन है, जहाँ पे अगर आपने मान लीजिए पिछले साल भी प्रीलिम्स की तैयारी की थी बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको आंसर राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे डेली 50 डेज के लिए, पर डे 2 क्वेश्चंस लाइव, एंड अपना जो फीडबैक है ऑनेस्ट वो भी आपको बताएंगे
एंड कुछ सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस भी। इसके अलावा हमारा एनसीईआरटी कोर्स है एंड हमारा करंट अफेयर्स का एक्सक्लूसिव लाइव कोर्स भी है। सो टू द पॉइंट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। आप इसके लिए इन सारे बैचेस को एक बार देख सकते हैं जाकर के, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस हैं एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक जो है वो मिल जाएगी। बाकी चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड द फेमस रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग इन द मेमोरी ऑफ द 1857 रिवोल्ट? थॉमस जोन्स बार्कर, जोसेफ नोएल पेटॉन, थॉमस डैनियल या चार्ल्स डी ऑयली? आप यहां पे देखोगे रिलीफ ऑफ लखनऊ, द फेमस पेंटिंग वॉज मेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर। और ये किस चीज से रिलेटेड है? 1857 के रिबेलियन से। तो आप यहां पे देखोगे कि जो यूरोपियन पेंटर्स हैं वो 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड जो पेंटिंग्स बनाते हैं उनमें अपने ऑफिशियल्स की ग्लोरी, अपने ऑफिशियल्स का पावर, अपने ऑफिशियल्स की ब्रेवरी को दिखाते हैं, अपने लोगों की जो ब्रेवरी है उससे पोर्ट्रे करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग बाय थॉमस जोन्स बार्कर की बात करें तो इस पेंटिंग के अंदर उन्होंने दिखाया है कि लखनऊ रेसिडेंसी के अंदर जो ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड थी उन्हें किस तरीके से कोलिन कैंपबेल के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस रेस्क्यू करती हैं। ऐसी ही सिमिलर पेंटिंग आपको एनसीईआरटी के अंदर एक देखने को मिलेगी, इन मेमोरियम, जो पेंट की गई थी सर जोसेफ नोएल पेटॉन के द्वारा। अगेन द थीम इज रिलेटेड टू द 1857 रिबेलियन, जहां पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश वुमेन हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो यहाँ पर छुपकर बैठे हुए हैं, बट स्टिल दे आर पुटिंग अप अ ब्रेव फेस। एंड यहाँ पे एक तरीके से जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको बैड लाइट में पोर्ट्रे किया गया है, द इंडियन सिपाहीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। After the Nagpur session of 1920 of Indian National Congress, the provincial Congress committees were constituted on linguistic basis. Second statement, Nagpur resolution of 1920 allowed the people of the princely states to initiate political activity in the states in the name of Congress. So this particular question is with respect to the Nagpur session of the Indian National Congress 1920. तो बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू? अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख रहे हैं आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा सामने और आपका जो स्कोर आया है वो भी बताइएगा। सी, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो वो हमारे लिए भी मोटिवेटिंग होता है, एंकरेजिंग होता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चाहते हैं ऐसे और सेशंस आए, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो, एंड आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहते हैं आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन ओनली इज करेक्ट, दैट इज ए इज द आंसर। एंड व्हाई सो? हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नागपुर सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का, उसके अंदर एक प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन जो है उसको एंडोर्स किया गया। साथ ही साथ में यहाँ पे कांग्रेस ने यह भी कहा कि अब से हम केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मींस तक सीमित नहीं रहेंगे, हम अपना जो गोल है स्वराज का उसको पाने के लिए जो भी हमें पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस लगते हैं, यानी इवन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो हैं तो भी हम उसकी तरफ जाएंगे, यानी हम पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम रिमेनिंग नॉन वायलेंट फॉलोइंग गांधी सत्याग्रह स्ट्रेटेजी। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरहोलिंग हुआ। फॉर एग्जांपल, सेंटर में एक 15 मेंबर्स की सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है कांग्रेस की उसको क्रिएट किया गया। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज जो है उनको लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो आप यहाँ पे देखेंगे, इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस आउटलाइंड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग अ सेशन इन नागपुर। और यहाँ पे कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि जो स्टेट्स के रेसिडेंट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के रेसिडेंट्स हैं, वो चाहें तो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम पर अपने प्रिंसली स्टेट में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो कैरी आउट नहीं कर सकते।
ये या तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे करनी होगी या थ्रू सम लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करनी होगी। इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है, सो करेक्ट पूछा है इसलिए आपका आंसर हुआ ए 1 ओनली। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।